कि हम ये हमारा ब्लैंक पेज बन गया। ठीक है सलीम भाई, अब मैंने एक ये रीजन बनाया। पेज आइटम ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, पेज ले लेता हूँ, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय आईडी का मैंने एक कॉलम ले लिया। आईडी लाजमी है, लास्ट नेम लाजमी है, ईमेल लाजमी है। ये डिपार्टमेंट हमारा आईडी का कॉलम है। ठीक है सलीम भाई, ये हमारे सारे कॉलम आ गए यहाँ पर। अब मैं डिपार्टमेंट आईडी के कॉलम पे एलओवी लगाता हूँ। सबसे पहले इसके ये सिलेक्ट यहाँ से करना पड़ेगा, सिलेक्ट लिस्ट। अब जैसे ही मैं सिलेक्ट लिस्ट करूँगा तो वो एरर आ जाएगा, वो बोलेगा कि जनाब
सिलेक्ट लिस्ट तो आपने कर दिया, ये लिस्ट लगानी कहाँ से? शेयर्ड कंपोनेंट आपको याद होगा जहाँ हम बनाते हैं, ऑटोमेटिक भी बनती है वहीं पर आती है, हम वहाँ पे जाके बना भी सकते हैं। शेयर्ड कंपोनेंट समझ लें आपका एक फ़ोल्डर है, वहाँ पे आप LOV बना के रख सकते हैं और फिर यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। या तो कह रहा है कि क्या नाम है, एसक्यूएल क्यूरी लगाएं या फिर स्टैटिक वैल्यू। अच्छा, शेयर्ड कंपोनेंट के ज़रिए हम क्योंकि बना चुके हैं वहाँ पे, अब हम एसक्यूएल क्यूरी के ज़रिए पढ़ लेंगे और स्टैटिक। अभी मैं स्टैटिक के ज़रिए बताता हूँ आपको। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी, उसको यूज़ भी कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर हम बना भी सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। जी जी बिल्कुल, मैं जी बिल्कुल वही दे रहा हूँ, मैं स्टैटिक दे रहा हूँ। जैसे कि डिपार्टमेंट रिटर्न करवाओ 10 और LOV में नज़र आए एडमिनिस्ट्रेशन, नज़र आए मार्केटिंग और रिटर्न करवाने 20। जी सलीम भाई। नहीं कि बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। अभी हमने स्टैटिक बना ली, अब इसको स्टैटिक को हटा के हम एक एसक्यूएल क्यूरी बनाते हैं यहीं पे ही। ये देखें, ठीक है सलीम भाई, ये क्लियर है? जी सलीम भाई। बिल्कुल। जी जी। अच्छा, इसमें अब जैसे कि अभी एक ब्लैंक वैल्यू आ रही है, देखें ब्लैंक वैल्यू, आप ही चाहते हैं कि ये ब्लैंक वैल्यू ना आए LOV में, तो इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है डिस्प्ले एक्स्ट्रा और डिस्प्ले नल को आप ख़त्म कर दें। बिल्कुल, वरना शो नहीं करेगा। लेकिन ब्लैंक नहीं आ रहा, ब्लैंक हट गया। ठीक है, एक ये तरीका हो गया, दो शेड कंपोनेंट। अच्छा, अब अभी तक जितनी भी LOV बनी थी हमारी शेड कंपोनेंट में ऑटोमेटिक बनी थी, हमने अभी तक खुद कोई भी LOV बनाई नहीं थी। अच्छा, शेड कंपोनेंट में बनाने का क्या फ़ायदा है सलीम भाई? देखें, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे अभी हमने एक डायरेक्ट फॉर्म पर जाकर LOV बनाई है ना। जब भी आप कोई भी LOV डायरेक्ट किसी फॉर्म पर बनाएंगे तो वो बस सिर्फ उसी फॉर्म पर कॉल हो सकती है, कहीं और कॉल नहीं हो सकती। ठीक है, जबकि ये जो शेयर्ड कंपोनेंट में आप LOV बना के सेव कर लेंगे ना यहाँ पर, वो कहीं किसी भी फॉर्म पे, चाहे आपने 50 फॉर्म बनाए हों, सब जगह जो है ना वो LOV चल जाएगी। मैनुअल डिपार्टमेंट LOV,
डायनेमिक कर दिया मैंने इसको, बिल्कुल डायनेमिक होना चाहिए। अभी पूछ रहा है कहाँ से, मैंने कहा HR से क्यूरी आनी चाहिए। कह रहा है क्या क्यूरी होगी, मैंने कहा क्यूरी होगी सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट ID फ्रॉम डिपार्टमेंट, इसको ऑर्डर बाय कर दो, डिपार्टमेंट नेम। ये चेक भी कर सकते हैं क्यूरी का सिंटेक्स ओके है। नेक्स्ट में गए, कह रहा है रिटर्न कॉलम डिपार्टमेंट आईडी होगा, डिस्प्ले नेम होगा। ये हमने यहाँ पे क्रिएट करवा दिया लोग, ठीक है सलीम भाई। अब हम यहाँ पर आते हैं, हमने लास्ट फॉर्म जो भी बनाया है EMP इन्फो, नहीं ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये रहा मैनुअल LOV फॉर्म। अब देखें इस फॉर्म में फ़र्क किस तरह पता लगेगा। अब यहाँ पे आप देखें ना, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से नहीं हुआ ना, मैंने उस LOV में इसी वजह से फ़र्क रखने के लिए वहाँ पर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का वो लगाया है कॉन्सेप्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिस्ट ऑफ वैल्यू में क्यूरी से हटा के शेयर्ड कंपोनेंट में डालूँगा, और शेयर्ड कंपोनेंट में मैंने अभी LOV बनाई है कि नहीं, ये मैनुअल डिपार्टमेंट LOV। अब इसमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर सॉर्ट हो गया आएगा तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। ये देखें A आ रहा है, फिर B C। देखें अब ये LOV सलीम भाई किसी भी फॉर्म पर यूज़ हो सकती है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये शेयर्ड कंपोनेंट का यही है, ज़्यादातर हम यही काम करते हैं एप्लीकेशन में, जितनी भी LOV भी लगनी होती है ना, वो सारी LOV एक साथ हम बना के शेयर्ड कंपोनेंट में सेव कर देते हैं, और फिर उसको जहाँ पर हमें नीड होती है वहाँ पर हम कॉल करते रहते हैं। उससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारी LOV एक स्टैंडर्ड के लिहाज से बन जाती हैं, इसको उनका स्टैंडर्ड कायम हो जाता है। हम हर जगह अलग अलग लिहाज से LOV बनाएंगे। कोई डेवलपर ने LOV में ये वाला कॉलम ले लिया, उसने उसमें ऑर्डर बाय नेम कर दिया, किसी और ने LOV ली उसमें ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट ID कर दिया, ये नहीं होगा। एक LOV बता दी हमने भाई डिपार्टमेंट की, अगर LOV चाहिए किसी को तो वो इस नाम से बनी हुई है शेयर्ड कंपोनेंट में, वो कॉल कर ले, कोई भी नई LOV नहीं बनाएगा। उससे क्या होता है, एप्लीकेशन का एक स्टैंडर्ड बरकरार रह सकता है। जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, अभी हम क्योंकि मैनुअल फॉर्म बना रहे हैं, अब जैसे कि यहाँ पर हमने एम्प्लॉय ID कुछ भी लिख दिए, सब चीज़ें हम इनपुट करेंगे। हायर डेट का, अच्छा डेट का कॉलम है, अभी यहाँ पे सब डेट भी इनपुट है। अब देखें डेट यहाँ पे इनपुट आ रही है, डेट आप इनपुट किस तरह करेंगे, इनपुट भी कर सकते हैं। फिर आप दूसरे चाहते हैं नहीं भाई मुझे तो डेट इनपुट नहीं करनी, मैं तो चाहता हूँ सिलेक्शन हो, तो हायर डेट के कॉलम पे आया है मैं, डेट पिकर। ठीक है सलीम भाई। अच्छा, अब ये मुझे डेटा इंसर्ट करना है। आज तक हमने अभी ऐसा, आज 8वां लेक्चर है, हमने जो है ना अभी मैनुअल इस तरह का फॉर्म कोई नहीं बनाया। अब हम ये मैनुअल फॉर्म बनाने जा रहे हैं, और मैनुअल फॉर्म बना लिया, अब इस पर कोडिंग लिखनी है। क्रिएट बटन हमने बना लिया, बटन को हमने हॉट कर दिया कि ताकि वो हमें डार्क नज़र आए। क्रिएट पे आके हमने एक डायनेमिक एक्शन बना दिया। डायनेमिक एक्शन में हमने क्या काम करना है, एग्जीक्यूट सर्वर साइड कोड लगाना है, और फिर यहाँ पे हमने बिगिन एंड, एम्प्लॉय ID, लास्ट नेम, ईमेल,
डेट, जॉब आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, P13, डिपार्टमेंट P13, लास्ट नेम P13, ईमेल P13, हायर डेट P13, हायर डेट के बाद जॉब आईडी P13, डिपार्टमेंट आईडी। ये हमने कोड लगा दिया। एक और एक्शन बनाते हैं हम, और इसमें हम लिखते हैं वो वाला अलर्ट कॉल करते हैं, वो हमने एक हमने प्लगइन करा था। अच्छा, एम्प्लॉय ले लेते हैं, 701, नाम ले लेते हैं नासिर, ईमेल ले लेते हैं शाहिद, हायर डेट ले लेते हैं हम आज की, जॉब आईडी ले लेते हैं आईटी प्रॉग, और डिपार्टमेंट अकाउंट। देखें क्या एरर आ गया, कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू एम्प्लॉयर आईडी। एम्प्लॉयर आईडी में जी एम्प्लॉयर आईडी में नल जा रहा है। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आपको समझानी बहुत ज़रूरी थी कि देखें सब आपने कोड लिख दिया लेकिन इंसर्ट नहीं हुआ। तो उसकी वजह है, ये जहाँ पे आप कोड लिखेंगे ना, ये आपको याद होगा हमने करा था आइटम सबमिट, ये आपने लाजमी करना है। जी बिल्कुल, वरना ये नहीं करेगा। ठीक है, ये डिपार्टमेंट यही ना मिले। अच्छा, अब क्या एरर आया, यूनिक कंस्टेंट एम्प्लॉय आईडी। अच्छा, ये हो सकता है पहले से क्रिएट हुई हुई हो। 702 कर देते हैं। HR इस पर देख लेते हैं क्या ठीक है।
सर्वर साइड कंडीशन फॉल्स हो गई। अच्छा जनाब, इसमें आते हैं हम। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। ये देखें, यहाँ गलती हो गई सलीम भाई। डिपार्टमेंट आईडी की जगह जहाँ असाइन होना था वहाँ भी गलती से एम्प्लॉय आईडी असाइन करवा दी। वापस 701 करता हूँ मैं इसको, ये हटा देता हूँ। क्रिएट रिकॉर्ड हैव बीन क्रिएटेड। अब देख लेते हैं 701 से रिकॉर्ड हमारे पास क्रिएट हुआ या नहीं। ठीक है सलीम भाई। ये हमने फॉर्म बिल्कुल मैनुअल फॉर्म बनाया है। अब इसकी थोड़ा बहुत इसको डिज़ाइनिंग थोड़ी सेट कर लेते हैं। डिज़ाइनिंग में हम ठीक है, सबको मैंने रिक्वायर्ड कर दिया, स्टैटिक बना हुआ आ गया और पूरा कंप्लीट लेआउट इसका चेंज हो गया। अच्छा, अब मसला ये है सलीम भाई कि अब मैं पेज लोड हुआ ना तो वो क्लियर नहीं हुआ, जो पहले से पड़ा हुआ था ना इसमें, अभी मैंने डाला था, क्लियर नहीं हुआ। तो अब इसमें एक और काम करना है। जैसे ये मैसेज आए उसके बाद एक और एक्शन बनाना है हमने, और इसमें यहाँ पर इसको बताना है कि क्लियर करें आइटम। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 702, नेम ले लिया फैज़, आईडी भी ले ली फैज़, डेट आज की ले लेते हैं, सही है। डेजिनेशन भी यही ले लेते हैं, डिपार्टमेंट चेंज कर देते हैं, क्रिएट। ठीक है सलीम भाई, रिकॉर्ड क्रिएटेड हो गया और ये सब ब्लैंक हो गए, लेकिन सिवाय एक कॉलम के। अब पूछें क्यों नहीं हुआ है, उसकी वजह ये है इसमें हमने ब्लैंक वैल्यू असाइन नहीं करवाई, यानी कि हमने इसमें ब्लैंक ख़त्म करा है। अगर आपको ऐसा करना है कि इसमें भी ना ब्लैंक हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने लिस्ट ऑफ वैल्यू लगाया था, आपको पता है। मैं 703 कर देता हूँ, आमिर कर देता हूँ,
डिपार्टमेंट ये कर देते हैं। ठीक है सलीम भाई। अब देखें जब ये पेज रिफ्रेश हो रहा है ना तो नहीं हो रहा, जैसे कि मैं यहाँ से आके तो नहीं हुआ ये, तो अब एक और जगह लगाना है, पेज लोड। ये पेज लेवल पे, पेज लोड पे, बिल्कुल। पहले एक कॉलम को करके देखते हैं कि हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है सलीम भाई, क्लियर हो गया। अब बस इसमें सारे कॉलम जो है वो हमने ठीक है सलीम भाई। अच्छा अब मैं ये चाहता हूँ कि एक तो मैंने डिपार्टमेंट पे तो एलओवी लगा दी। अच्छा मैं इसको एक काम ये करता हूँ कि जनाब इन 6 के 6 कॉलम को इन्हें यहाँ से ठीक है ये साइड में आ गए। ठीक है सलीम भाई, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट का जो कॉलम है ये थोड़ा इसकी विड्थ ज़्यादा हो जाए। तो उसके लिए इसमें तो नहीं हो सकेगी, अलबत्ता लास्ट नेम में हो जाएगी। जी जी, ये देखिए इसकी विड्थ बढ़ गई। जो एलओवी वाला कॉलम है ना, देखिए उसमें अपीयरेंस में ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि एलओवी वाले कॉलम जो है वो ऑटोमेटिक मैनेज कर रहा होता है ये सब चीज़ें। ये हमारा बिल्कुल मैनुअल फॉर्म हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा उसके बाद अच्छा अभी देखें इसका, अब मैं लेआउट पे चेंजिंग कर रहा हूँ, देखिएगा अभी इस तरह है। अब देखिएगा क्या फ़र्क आ रहा है।
बॉर्डर रिमूव हो गया। ठीक है सलीम भाई, अगला देखते हैं। कोई इतना ख़ास फ़र्क पता नहीं लगा इसमें। असल में बाद औक़ात बिल्कुल सिमिलर इतना होता है कि उसमें बहुत कम फ़र्क पता लगता है। इसमें भी कोई इतना ख़ास फ़र्क पता नहीं लग रहा। इसको मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया। बॉडी हाइट, ये देखें कम हो गई बॉडी की हाइट। जैसे ही मैंने कम हुई तो स्क्रॉल बार आ गया फ़ौरन। अगर मैं इसको 320 करता हूँ, देखें अब सही हो गई। ठीक है सर भाई, इसका थोड़ा बहुत चीज़ समझ में आ रहा है कि मतलब इससे लेआउट का बिहेवियर चेंज हो रहा है। अच्छा, विजिबल, डिफ़ॉल्ट, हिडन। ठीक है सर भाई, देखें हेडर गायब हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बहुत अच्छे ऑप्शन है जो हमारे पास ओरेकल फॉर्म में सब चीज़ों के लिए कोडिंग करनी पड़ती थी। ये देखें ये आ रहा है, ये हेडर आ रहा है। जैसे ही मैं इसको ये देखें, ये क्या, ठीक है ये हो गया। और हिडन बट एक्सेसिबल दूसरा, इसका इसके स्टाइल बहुत ज़्यादा हैं। अभी मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे कर देता हूँ। इसको स्टाइल इसका चेंज कर दिया मैंने। इसलिए भाई ये थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है लेआउट का। अगर हमें जैसे कि यूज़र की रिक्वायरमेंट आती है कि हेडर किसका कलर ऐसा कर दो, ये इस तरह कर दें, तो ये रिक्वायरमेंट भी अक्सर आती है। सही में ये क्लियर है। जी जी ठीक। अच्छा, नीचे आ जाते हैं। हेडिंग लेवल डिफ़ॉल्ट H2 कर देते हैं। H2 ये बिल्कुल जो HTML CSS के बारे में आपको थोड़ा पता हो, ये क्या करता है, बड़ा कर देता है, सॉरी छोटा कर देता है। H1 सबसे बड़ा होता है, H2 उससे छोटा होता है, इस तरह होता है। H6 कर दिया मैंने। जी बिल्कुल, हेडिंग साइज छोटा कर दे। अच्छा, अगला ये देखें, ये कंप्लीट, जी कंप्लीट हो गई वो जी। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अगर जहन में हो तो बहुत सारे काम जो बंदे को बहुत ज़्यादा सर्च करने पड़ेंगे वो वैसे ही हो जाएंगे। अब जैसे कि हम एक और काम करते हैं, रिमूव बॉडी पैडिंग। अब ये कोई बड़ा काम नहीं है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी चेंज करिए।
डिसीजन आइकन ये देखें, ठीक है सलीम भाई, ये मैक्सिमाइज हो गया पूरा जी, ठीक। अच्छा अच्छा, एक और चीज़, अब जैसे कि जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इसमें टेम्पलेट बनाने होते हैं हमने, या थीम चेंज करनी है। थीम से मुराद क्या होती है, लुक एंड फील जो होता है एप्लीकेशन का। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ टेम्पलेट चेंज हुए, जो ये ऊपर जो आ रहा है ना, ये टेम्पलेट कहलाता है। ये जो हेडर है ना, हेडर और फुटर में देखें, फुटर में ये लिखा हुआ आ रहा है। आप चाहते हैं इसकी जगह कोई और चेंजिंग हो जाए, और जिस तरह नॉर्मली एप्लीकेशन में वो रनिंग मोड में होता है उस तरह का आ जाए, तो आप ये किस तरह बनाएंगे। आप क्या काम करें, एप्लीकेशन में आएँ, शेयर्ड कंपोनेंट में आएँ, टेम्पलेट में आ गए आप। टेम्पलेट में आने के बाद आप यहाँ पे सर्च करें, जो इसका स्टैंडर्ड बना हुआ होगा ना उसको सर्च करें। पेज का स्टैंडर्ड जो टेम्पलेट है उसको यहाँ से कॉपी करें, ये कॉपी का बटन है सही भाई, ये कॉपी का बटन है। इसको दबाया हमने, हमने लिखा माई टेम्पलेट, हमने कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर। कॉपी करा, ये बन गया टेम्पलेट। अब आप क्या करें कि जनाब, आपने जो अभी अपना वाला बनाया है, जो कि किसी को कॉपी करके बनाया है, अब हम उसमें चेंजिंग करेंगे। तो चेंजिंग के लिए मैंने एक कोड जो है अभी वो यहाँ से रखा हुआ था। अच्छा, कस्टम टेम्पलेट, एक नोट पैड पे ये मैंने कॉपी करा टेम्पलेट, और जनाब हेडर में आया है यहाँ पर। जो एप्लीकेशन का बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट था उसका मैंने बैकअप ले लिया। बिल्कुल HTML के थ्रू चेंजिंग कर सकते हैं। अभी देखिएगा इसका इफ़ेक्ट नहीं आएगा, कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आया। अब क्यों नहीं आया, उसकी बेसिक वजह ये है, होम पेज पर आया। होम पेज पे आने के बाद टेम्पलेट, माई टेम्पलेट आ गई थी। मैंने सेव करा और यहाँ पे आके रीलोड कर दिया। अच्छा, ठीक है सलीम भाई, ये थोड़ा बहुत क्लियर है। ये अपने हम जैसे कि हमने एप्लीकेशन का कोई नाम दिखाना हो, इसमें डेट टाइम शो करवाना हो, और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं इसमें।
अब इसमें एक और चेंजिंग करता हूँ, फुटर में भी लेकर आता हूँ यही। टेम्पलेट में आया मैं, माई टेम्पलेट में आया मैं, तो मैंने कहाँ लिखा था हेडर, ये लाइन है असल में जो वो वहाँ पे एग्जीक्यूट कर रही है। फुटर में हमने इधर पेस्ट कर दिया। अब देखें, आपको नज़र आ रहा है नीचे फुटर में, देखें चलता हुआ नज़र आ रहा है फुटर में। जी जी, असल में उसका हमने कलर वाइट रखा हुआ है ना, अब हम उसका कलर चेंज करते हैं ताकि थोड़ा सा वो हाईलाइट हो सही। ठीक है सलीम भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। ये मैं करके देखता हूँ, ये में से मैंने काम करा नहीं, लेकिन देखते हैं अल्लाह मालिक होता नहीं होता। फैच रिकॉर्ड होंगे या नहीं होंगे। ये फॉर्म ऑरिकल फॉर्म पे तो हो जाता था काम, मैं ये काम यहाँ पे करके देखता हूँ। अल्लाह मालिक हो सकता है कोई नई चीज़ ही सीखने को मिल जाए। तो मैं चाह रहा हूँ, जो मैं एम्प्लॉय आईडी दूँ ना यहाँ पर, ये ये वाले फॉर्म पे मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दूँ तो बाकी लास्ट नेम मुझे फैच होके आ जाए। नहीं, यहाँ पर इस तरह नहीं चलता सलीम भाई। जी, यहाँ पे इस तरह एंटर की एग्जीक्यूट करी नहीं चलता। यहाँ पे आपको पूरा कोड लिखना पड़ेगा। लास्ट नेम ले लिया हमने, ईमेल ले ली हमने, हायर डेट ले ली हमने, जॉब आईडी ले लेते हैं और डिपार्टमेंट आईडी। अपना कहाँ पर है?
लास्ट नेम में रखना है इसको। लास्ट नेम के बाद अगला ईमेल है। ईमेल के बाद अगला हायर डेट है। हायर डेट के बाद जॉब आईडी है। जॉब आईडी के बाद डिपार्टमेंट आईडी। अच्छा, अब यहाँ पे सर में देखें सबमिट का ऑप्शन है। सबमिट हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, और रिटर्न क्या होगा, क्या क्या होगा, लास्ट नेम, ईमेल, हायर डेट, जॉब आईडी, डिपार्टमेंट आईडी। सबमिट पेज इसको कर दिया। अब मैं यहाँ पे देता हूँ ID 701। 701 दी मैंने आईडी, फैच करा। देखें डेटा तो लेकर आया वो, लेकिन उन्होंने फ़ौरन ब्लैंक कर दिया। 701 लिखा मैंने यहाँ पे और फैच दबाया। डेटा लेकर आके वैसे ही इसने क्या कर दिया। अब देखें ये यूं करा इसने कि हमने यहाँ पे पेज लोड पे सब कुछ नल करा हुआ है। ठीक है, अब मैंने ये भी ट्रिगर हटा दिया फिलहाल, और इसको भी जनाब मैंने हॉट कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 एम्प्लॉय आईडी। ठीक है सलीम भाई। 102 पे हम, ठीक है सलीम भाई, ये थोड़ा क्लियर है। ये हम यहाँ पे ये काम जो है, कुछ काम ऐसे मैं खुद चाहता हूँ कि मैं खुद कुछ अपने से भी ना नया काम कुछ करूँ। ये मैंने आज तक कभी ज़रूरत नहीं पड़ी इस टाइप के काम की, तो मैंने कहा ऐसा काम करते हैं जो कुछ नया काम हो, ताकि कोई नई चीज़ भी सीखने को मिले काम में। बिल्कुल मैनुअल फॉर्म बनाया है, इसमें हमने क्रिएट भी कर लिया, हमने फैच भी कर लिया। अब देखिए यहाँ पे मैं एक छोटी सी कंडीशन लगा सकता हूँ। मैं ये कंडीशन ये लगा सकता हूँ क्रिएट, अब जैसे कि अभी तो मैं एम्प्लॉय आईडी इनपुट करवा रहा हूँ ना, मैं ये चाहता हूँ कि जी इनपुट करवा रहा हूँ, आज से इनपुट हो रही है। अब मैं चाहता हूँ जब एम्प्लॉय आईडी जो है ना वो इनपुट नहीं हो, ऑटोमेटिक आए।
मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ क्रिएट के बटन पे। क्रिएट का बटन उसी सूरत में इनेबल हो जब नल हो, और फैच का बटन उसी सूरत में इनेबल हो जब ये नॉर्मल हो। अब देखें फैच का बटन इनेबल है। बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डालता हूँ 194। उसके लिहाज से फैच हो गया अगर रिकॉर्ड। अच्छा, मैं एक और यहाँ पे बटन लगा देता हूँ। रीसेट का। ठीक है सलीम भाई जी। क्रिएट का बटन नहीं आया, ये कंडीशन देखिए, क्रिएट का बटन फ़ौरन आ जाना चाहिए था। शो हमने करा आइटम आईडी पे शो, और बटन क्रिएट का यहाँ पे क्लाइंट थ्रेड कंडीशन लगाई हमने, और आइटम आईडी इस पोज रिडक्शन। एक तो ये हो गया। एक और डायनेमिक एक्शन बनाया है यहाँ पर, शो बटन फैच रिकॉर्ड का क्लाइंट थ्रेड कंडीशन में है।
चेंज आइटम इज नल हो। कोडेड एक्शन फैच रिकॉर्ड का बटन क्लाइंट साइड कंडीशन लगा देंगे। चेंज आइटम आईडी एंड यहाँ पे भी डिफाइन करना पड़ेगा। आइटम इज नॉट मतलब एम्प्लॉय आईडी। ये मैंने रीसेट करा। अच्छा क्रिएट का बटन नहीं आया। अच्छा जी सलीम भाई, रीसेट करा आ गया। और जैसे ही मैंने इसमें ठीक है, अब मैंने फैच करा, कोई रिकॉर्ड नहीं आया। क्योंकि यूँ नहीं आया कि जो कोड मैंने डाला है एम्प्लॉय आईडी में 652 इसके अगेंस्ट कोई रिकॉर्ड पड़ा हुआ ही नहीं है। ठीक है सर, मैं ये क्लियर है चीज़। 701 बटन की पोजीशन चेंज कर दी मैंने। अब देखें इधर अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि मैंने 701 लिखा तो अब वाला बटन आ गया, क्रिएट वाला ऑटोमेटिक गायब हो गया। जैसे ही मैं रीसेट करूँगा तो फैच का अट गया और क्रिएट का आ गया। सलीम भाई ये थोड़ा बहुत क्लियर है फॉर्म। अच्छा अब मैं ये चाहता हूँ कि क्या नाम है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी पे तो आ गई ये अपना आईडी। अच्छा एक और मैं रिकॉर्ड क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी वो एम्प्लॉय आईडी ऑटो जनरेट करवाई है ना, अब देखते हैं वो हो भी रही है या नहीं हो रही।
आईडी पे यूनिक का एरर आ गया। अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा, देखें क्रिएट के बटन पे हमने यहाँ पे सारा फिल करा है। अब एम्प्लॉय आईडी को रिटर्न भी करवाना पड़ेगा। अच्छा, अभी भी नहीं हुआ। ये यूनिक कंस्टेंट का एरर दे रहा है। अच्छा, अच्छा सही है, ठीक है, वो रिटर्न नहीं होगा। यहाँ पे गलती ये हो गई सलीम भाई। ठीक है सलीम भाई, ये क्रिएट हो गया। अब ये नहीं पता क्या आया, तो डेटाबेस में देखते हैं। जी मैं वो मैंने खुद लगाया है, वो तो आप आपको हटा सकते हैं, मसला नहीं। वो तो मैंने ऐसे ही सिर्फ कोड का बताने के लिए वो ट्रिगर लगाया ना कि हट जाए वो डेटा। ठीक है, ये फैच होकर आ गया। मैंने इस पर ये लगाया है सलीम भाई, ये देखें जैसे ही रिकॉर्ड के लिए सबमिट हो, मैसेज आए, मैसेज आने के बाद क्लियर कर दो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है सही भाई। ये तो मैंने सिर्फ एप्लीकेशन का अपना डिफरेंट चीज़ समझा, सिर्फ आपको आपके नॉलेज में लाने के लिए, ताकि आपको ये भी पता हो ये भी काम हो सकता है। अभी देखिए नॉर्मल मोड था ना इसका, बटन का देखिएगा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ठीक है सलीम भाई, ये चीज़ प्रॉपर्टी का थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है सलीम भाई। जी सलीम भाई, ये क्लियर है। चलें आज इतना ही रखते हैं, फिर इसकी आप प्रैक्टिस करें, और नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हमने डैशबोर्ड सीखना है। ठीक है सलीम भाई, ठीक, अल्लाह हाफिज़। जी जी जी, आज ट्यूसडे, जी जी।